हेलो काके, वेलकम बैक टू अनदर कक्षा इन पाजी की कक्षा। भाई पाजी वापस आ गया है अपने हैशटैग्स लेके और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को इजी करने। भाई क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 अमाइंस चैप्टर लेके आया हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक 2 का चैप्टर नंबर 4। आप कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टेट बोर्ड, सीबीएसई या फॉरेन सीबीएसई अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो भैया ये चैप्टर आपका 10% ऑफ द टोटल मार्क्स है। तो अगर आप 70 मार्क्स का पेपर ले रहे हो तो ये 7 मार्क का है, और अगर आप 100 मार्क का ले रहे हो तो उसका 10% है, मतलब 10 मार्क का है। तो ये चैप्टर हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पाजी आपके लिए हमेशा से चैप्टर को इजी करने आ जाता है कि नहीं। चलो करते हैं शुरू अमाइंस चैप्टर। भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि भैया ये अमाइंस होते क्या है। तो अमाइंस को समझने के लिए आपको समझना है अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो NH3 होता है, और इस NH3 में जैसे जैसे आप ये हाइड्रोजन्स को क्या करने लगते हो, रिप्लेस करने लगते हो, तो ये अमाइंस की कैटेगरी बनता चला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और उसकी जगह पे R की चेन लगा दी। अच्छा, एल्काइल चेन लगाई तो ये बन गया मेरे बच्चे 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया बच्चा? 1 डिग्री अमाइन। सिमिलरली अगर आपने यहां पर 2 हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप्स लगा दिए तो ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। ठीक है। और सिमिलरली अगर आपने तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके 3 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो मेरे प्यारे दोस्त ये बन जाता है आपका 3 डिग्री अमाइन। अब ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, दोनों में डिफरेंस है। वहां पर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखते हैं और यहां पर हम नाइट्रोजन पे कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं वो देखते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कि अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे पास है CH3 होल थ्राइस C और उसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, तो बच्चा स्ट्रक्चर बनाता है CC और यहां पर NH2, और वो बोलता है कि देखो भैया अल्फा कार्बन कनेक्टेड टू 3 बीटा कार्बन्स, तो ये 3 डिग्री अमाइन हो गया। गलत हो गया भैया। पाजी की बात ध्यान रखना, अमाइंस के केस में आपको नाइट्रोजन किस कार्बन से अटैच्ड है वो नहीं देखना है, नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से अटैच्ड है वो देखना है। बस इतनी सी बात यार। पेन और नोटबुक प्लीज एक्टिव करो, और पाजी के ये छोटे छोटे पॉइंट्स, हैशटैग लव फॉर पाजी। आई नो आप लोगों ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही बढ़िया से हमारी वन शॉट सीरीज में बहुत मोहब्बत दी है, कमेंट्स डाले हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सपोर्टेड अस इन दिस जर्नी। ठीक है। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन देखना है, नाइट्रोजन कार्बन नहीं देखना है, ये चीज लिख लो। ठीक है। हैशटैग पाजी ने बोला करने का तो करने का, करेक्ट है। सो व्हाट आर अमाइंस, कोई आपसे पूछे सो आपको एक लाइन में उसको बता देना है, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो पहले तो भैया इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको याद हो तो आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर क्लास 11 की कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स में पढ़ा हुआ है। क्लास 11 का केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम जानते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स और उसके ऊपर एक लोन पेयर आ गया, सो 3 + 1 टोटल वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया, और जो शेप आएगा वो पिरामिडल आएगा। अब ये ना बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर और बहुत सारे स्टेट बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये चीज पूछी जा सकती है, दैट नाइट्रोजन इन अमाइंस इज व्हाट हाइब्रिडाइजेशन, करेक्ट है, और या फिर व्हाट इज द शेप ऑफ अमाइंस। तो भैया दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हेडिंग डाल के स्ट्रक्चर के नीचे लिख लीजिएगा, बहुत प्यारा वीडियो बनेगा। और अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुन लिया तो मैं बता रहा हूं कि आप बहुत ही अच्छे से NCERT को मेरे साथ कंप्लीट कर लेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ऑफ कोर्स हम लोग क्वेश्चन सीरीज चालू कर रहे हैं NCERT के एंड एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के प्यारे प्यारे धुरंधर क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द वो सीरीज आने जा रही है। तो आई होप आपने ये पूरा पॉइंट लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं।
अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन के बाद पाजी आप लेके आए होंगे इस चैप्टर का भी एक बहुत प्यारा माइंड मैप। हाँ तो देखो हम लेके आए ना माइंड मैप। हाँ पाजी बहुत क्रिटिकल माइंड मैप लेके आता है और सटीक माइंड मैप लेके आता है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस माइंड मैप के अंदर 90% से ज्यादा चीजें कवर्ड है। 100% तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स बोलता है 100% एफिशिएंट कोई भी सिस्टम नहीं होता है। इंसान ही हूं भाई, थोड़ी गलती हमारे से भी हो सकती है, तो आपको भाई वो नजरअंदाज कर लेना है। बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि 90% से ज्यादा आपको इस चार्ट में से मिल जाएगा। और आपको भी पता है हम जब अपनी वीडियो बनाते हैं तो इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए बनाते हैं ताकि आपके लिए वो एक्सप्लेनेशन आसान हो जाए, राइट। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम इंट्रोडक्शन लिख लिया होगा, उसके बाद आता है आईयूपीएसी नेमिंग। अब जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, आईयूपीएसी नेमिंग जो है वो हम पूरा का पूरा यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको बस इतना जरूर बोलेंगे कि आईयूपीएसी के अंदर सबसे पहले आपको सफिक्स जो है वो नोट डाउन कर लेना है। सफिक्स जो है वो होता है अमाइन, ठीक है। दूसरा जो पार्ट आपको ध्यान रख लेना है, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो इसको टर्मिनेटिंग मान लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है भाई। सपोज करो कि मैंने एक चेन बनाई है, यहां पर मैंने ये डाला और यहां पर मैंने NH2 डाल दिया। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा इस चीज को मेन चेन ले लेता है, बस कहानी वहीं पे खत्म हो गई तुम्हारी, ठीक है बच्चा। अब ये जो है ना टर्मिनेटिंग टू टर्मिनेटिंग, ये था आपका मेन चेन, इज दिस ओके। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अब यहां पर आ गया आपका 2 पे मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन टू अमाइन आ जाएगा, राइट। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, ब्यूटेन टू अमाइन, राइट। और उसके आगे आ जाएगा 2 मिथाइल। जस्ट एक रैंडम सा एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया कि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत यहां पर होनी चाहिए नहीं, करेक्ट है। अब दूसरा एक पॉइंट कि आपको आईयूपीएसी में ध्यान रखना है कि इस नाइट्रोजन के अराउंड देयर कैन बी आर चेन ओवर हियर, देयर कैन बी 2 हाइड्रोजन्स, देयर कैन बी आर चेन ओवर हियर एंड देयर कैन बी 1 हाइड्रोजन एंड देयर कैन बी आर एंड आर चेन। अब अगर मल्टीपल आर चेन्स एन से जुड़े हुए हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना कि यू हैव टू सिलेक्ट एन विद दैट चेन विच इज लॉन्गेस्ट। सो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपको किस में डालना है, सफिक्स में डालना है। बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी आई थिंक आप जब आईयूपीएसी देखोगे उसके कॉमन नेम्स और उसके सामने उसके जो आईयूपीएसी नेम्स है वो बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं यहां पर बस एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि सपोज करो आपके पास CH3 CH2 NH और यहां पर CH3 आ जाए, सपोज ऐसा कुछ आ जाए, तो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में इसी जगह पे पॉज करके ये बताइएगा कि ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है कि टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू एंड आप ये आंसर जब लिखोगे तो उसके बाद आप प्ले करिएगा, तब आपको ये पता चलेगा कि इसको नाम कैसे करना है। अब जब मुझे इसको नाम करना है तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को मैं N के साथ ले लूंगा। सो पीछे की चेन जो हो जाएगी वो हो जाएगी इथेन और उसके पीछे अमाइन लग जाएगा। अब क्वेश्चन है सर इसको कैसे लिखे, ये तो चेन के अंदर नहीं है, ये तो N पे जुड़ा हुआ है। तो बस फिर जब N पे जुड़ा है तो N के ऊपर लिख दो ना N मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है बच्चा। हाँ ये E छोटा रखना है, पहला ही लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद सब स्मॉल होता है। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो N पे जुड़ा हुआ है ना उसको N से नंबरिंग करना है, 1 2 3 4 मत कर देना, बट वो नंबरिंग बताना जरूरी है। इस चीज का बस ध्यान रखना। और इसी तरीके से आपको यहां पर ऐसे कुछ नाम दिखेंगे तो डर नहीं जाना, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही मजेदार सी चीज है। इज दैट क्लियर? अब इसके अंदर मैं आपको बोलूं तो एरोमेटिक चेन के साथ जब NH2 जुड़ जाए तो उसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर अगर यहां पर CH3 आ जाए तो आपको पता है इसको हाइड कर दूं तो ये टॉल्विन बन जाएगा, इसको हाइड कर दूं तो ये एनिलीन बन जाएगा, राइट। तो आपको ये चीज समझनी है कि जब ये दोनों साथ में आ जाए तो उस केस में उसको हम बोलते हैं टॉल्विडीन, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का टेबल है जो पाजी आपके लिए लेके आया, टॉल्विडीन, ठीक है। अब ये ऑर्थोटॉल्विडीन, पैराटॉल्विडीन और मेटाटॉल्विडीन, वो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा मेटा, इसके रिस्पेक्ट में देखना आपको आना चाहिए। बस दैट्स आई थिंक आईयूपीएसी के लिए काफी है, इससे ज्यादा आपको आईयूपीएसी में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस होते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। क्लियर है?
चल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन, अब दिस इज वेरी क्रिटिकल टॉपिक। अब प्रिपरेशन के अंदर आपको ये चीज समझनी है कि आपको बनाना क्या है, व्हाट डू यू नीड टू मेक। सो यू आर मेकिंग, माय डियर फ्रेंड, आप यहां पर बना रहे हैं अमाइन, राइट, RNH2, यू आर वांटिंग टू मेक दिस। तो आपके पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन का प्रेजेंस होता है, जैसे RNO2, ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट, सो ऑलरेडी देयर इज N ओवर हियर। फिर आपके पास है RC डबल बॉन्ड ONH2, अमाइड होता है ना बच्चा। और फिर है आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N तो हो गया, फिर आपके पास आइसोसाइनाइड होता है RNC, ऐसा होता है, राइट। सो RNO2, RC ट्रिपल बॉन्ड N, अमाइड एंड आइसोसाइनाइड। इन चार में से आपको क्या बनाना है, अमाइन बनाना है मेरे बच्चे। सो ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसका जो भी रिएजेंट होगा दैट विल बी अ नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग रिएजेंट, ठीक है। अब वो रिएजेंट्स लिख के, मैं यहां पर इस वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहूंगा, मैंने वो रिएजेंट्स आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं, ठीक है। उन रिएजेंट्स को आराम से एक एक करके अपने समझ लेते हैं। देखो, जैसे यहां पर मैंने आपको लिखा है कि RNO2 में से अगर आपको कहां जाना है, RNH2 जाना है, तो यस, LiLH4 इन ड्राई ईथर इज द रिएजेंट जिससे आपको RNH2 मिल जाएगा। हाँ, ये R की जगह पे आप बेंजीन के ऊपर नाइट्रो भी लोगे तो भी ये रिएजेंट काम करेगा मेरे बच्चे, और आपको एनिलीन मिल जाएगा। सो एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक अमाइंस दोनों बनाए जा सकते हैं विद दिस मेथड, ठीक है। बट जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि LiLH4 जो होता है ना, दैट्स अ वेरी वेरी कॉस्टली रिएजेंट। तो इस रिएजेंट को सस्ता करने का प्लान किया गया। अब जब इसको सस्ता करेंगे तो सस्ता करने में हमने एक रिएजेंट लिया दैट इज SnHCl, जिसने क्या किया, RN डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पे अटैक किया। और कितनी बार देखो, तो इसके 4 मोल लगे, इसमें से 2 मोल रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ H2O बना दिए, राइट, और साथ में 1 मोल ऑफ H2O बना दिए यहां पर, और जो 2 मोल बचे वो 2 मोल यहां जुड़ गए, सो RNH2। और ये जो स्टिन था ये 4 Cl के साथ रिएक्ट करके SnCl4, ठीक। बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये समझना है कि इसमें से प्राइमरी अमाइन बनाना बहुत इजी और बहुत आसान है। फिर इसी को रिवैम्प किया गया और पता चला, वी केम टू नो दैट इफ यू यूज FeHCl then the product over here formed is FeCl3, which on further hydrolysis HOH H2O के साथ अगर मैं रिएक्ट करवाऊं तो ये FeOH thrice plus HCl प्रोड्यूस कर देता है, और ये HCl कैन बी यूज्ड ओवर हियर, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ HCl जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ऑफ HCl रिड्यूसेस। तो इन 3 4 5 रिएजेंट्स में से आप देखो, ये एक रिएजेंट, ये एक रिएजेंट, ये एक रिएजेंट, या फिर LiLH4 एक रिएजेंट, इनमें से सबसे बेस्ट रिएजेंट कौन सा हो गया, FeHCl हो गया, राइट। क्यों हो गया, बिकॉज HCl रिप्रोड्यूस होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहां से गिव रीजन क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां पर #GR जरूर लगा लीजिएगा कि वाई FeHCl इज प्रेफर्ड ओवर tin HCl और H2PD और LiLH4 टू प्रोड्यूस अमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात, छोटी सी, ठीक, इसको ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से गिव रीजन क्वेश्चन लिखना है, और पाजी आपको हैशटैग क्वेश्चंस देता जाएगा, प्लीज मेक श्योर कि आप उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। तो ये था अपना पहला मेथड RNO2 में से। फिर दूसरा मेथड RC ट्रिपल बॉन्ड N। भाई कहानी वही है, देखो ना क्या करना है अपने को, पाई बॉन्ड ही तो तोड़ना है। तो पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट रिएजेंट तो H2PD ही है, यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पर H2 को सबसे पहले कंटेन करना, और H2 का प्रॉब्लम ये है कि ये अल्काइल की चेन में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी तोड़ देगा, फोड़ देगा, मरोड़ देगा। तो अपने को वो तोड़ने फोड़ने और फोड़ने का मौका अगर नहीं देना है तो आप क्या करोगे, नाइट्राइल में से बनाने के लिए आप यहां पर यूज करोगे सोडियम अमालगम NaHG in the presence of C2H5OH and of course हाइड्रोजन तो डलेगा ही डलेगा। तो ये क्या है, पॉइजन हो जाएगा, और कार्बन का डबल बॉन्ड जो है वो नहीं तोड़ेगा, सिर्फ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N को तोड़ेगा, बिकॉज इसके बीच में क्या है, पोलैरिटी है।
हम उस पोलैरिटी का यूज करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये अच्छे से बढ़िया से नोट डाउन कर ले कि ये रिएजेंट क्यों हमारे लिए किफायती नहीं है, जबकि ये वाला रिएजेंट बहुत प्यारा है हमारे लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इज दिस ओके? द नेम ऑफ दिस रिएक्शन वाज मैंडियस रिडक्शन। ठीक है, अब ये आपके एनसीईआरटी में या आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक्स में मेंशन हो या ना हो, लेकिन आप इसको लिख ले, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपको फायदा करेगा। ठीक है, सो मैंडियस रिडक्शन NaHG इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। भाई सब कुछ लिखा हुआ है यहां पर। पाजी का माइंड मैप मतलब कैसा होता है पता है ना आप लोगों को? भाई क्रेजी होता है। एक पेज का माइंड मैप और सर पूरा चैप्टर सफा चार्ट एकदम, आप बिल्कुल हमारे बोर्ड के सारे परसेंटेजेस फिक्स कर देते हो, है ना। और साथ साथ में आपको क्या बताते जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते जाते हैं उस माइंड मैप में। बस उसी को पकड़ना है और पेलते जाना है भैया, पेलते जाना है। ये चैप्टर हो ही जाना है। इसी वीडियो को देखते देखते ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहानी आ गई अमाइड्स। अमाइड्स पे आके चलो, अमाइड्स से पहले मैं आइसोसाइनेट ले लेता हूं। सो NC, ठीक है। अगेन जो CN के साथ कर रहे थे वही यहां पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप रिडक्शन ले लो LiLH4 के साथ, तो आपको RNH और CH3 ऐसा मिल जाए। सो दिस इज द मेथड विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस व्हाट? सेकेंडरी अमाइन मेरे बच्चा, सेकेंडरी अमाइन। ठीक है, सो आइसोसाइनाइड इज अ मेथड यूज टू प्रोड्यूस सेकेंडरी अमाइन। अगेन हैशटैग नॉट इन बुक आपके लिए पाजी ये लिख रहा है, माइंड मैप पे ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसको बढ़िया से लिख लेना। फिर बात करते हैं हमारे अमाइड्स की। हो अमाइड्स तो खतरनाक है भैया, इसको ध्यान दो। अमाइड्स खतरनाक है। RC≡NH2। ठीक है, इसमें से मुझे क्या करना है? RCH2NH2 लगाना है अमाइड्स। तो सिंपल है, रिडक्शन करना है तो मैंने यहां पर रिडक्शन कर दिया RCH2NH2। ठीक है, रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट नोट डाउन कर लो LiLH4। कुछ याद ना है LiLH4 कर दो। रिडक्शन जहां पर भी ये याद आए कि रिडक्शन करना है, वहां पर कुछ नहीं तो मार्क्स गेन करने के लिए हर बार यूज नहीं करोगे, बट जब जब कार्बोनिल कंपाउंड दिख रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड C≡O, लास्ट चैप्टर का अगर वन शॉट नहीं देखा है पाजी का तो जाके देख लो, इंट्रोडक्शन में बताया है कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो C≡O जैसे ही होगा उसको रिड्यूस करने के लिए आप LiLH4 बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो। बहुत ही मजेदार है ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक और बहुत प्यारा सा रिएक्शन है जो अमाइड में से ही आता है, और इसके अंदर हम अमाइड को रिएक्ट करते हैं विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, अब ये क्या है, ध्यान से देखना बच्चा, ये क्या है? तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH जो है, इसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन। ठीक है, यहां पर ये लिखा हॉफमैन ब्रोम अमाइड रिएक्शन, और उसमें देखो एक वर्ड यूज किया, डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है वो आपको इस रिएक्शन में समझ में आएगा। देखो, आप स्टार्ट किए थे RCONH2 से, लेकिन फाइनली आपको जो मिला वो RNH2 मिला। मतलब एक कार्बन का क्या हो गया? डिग्रेडेशन हो गया। इसीलिए इस रिएक्शन को अच्छे से कर लेना, इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। ऐसा ही एक रिएक्शन हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर पढ़ा हुआ है, जो आपकी चेन में स्टेप डाउन करता है। तो आपको पता है इस वक्त आपको वीडियो को पॉज करना है और उस जगह पे आपको कमेंट डालना है कि उस रिएक्शन का नाम क्या था, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या निकाल देते हैं, एक कार्बन को डिग्रेड कर देते हैं, उसका नाम बताइएगा मुझे। इज दिस क्लियर? तो बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखो और बहुत ही मजे से लिखो। क्या लिखना है कि भैया ये 1 से 4 मोल रिएक्ट करते हैं। ब्रोमीन 1:4 NaOH। अब यहां से 2 ब्रोमीन 2 Na के साथ रिएक्ट करेगा 2 NaBr बाहर। ठीक है, मैकेनिज्म ये नहीं है, मैकेनिज्म ये नहीं है, बट ये ट्रिक है पाजी की, जिससे आप ये रिएक्शन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनेशन में। सो 2 के साथ रिएक्ट करेगा, बाहर निकल जाएगा। बाकी जो 2 Na बचे वो 2 ऑक्सीजन को पकड़ेंगे। सो 2 NaO CO को पकड़ के यहां पर Na2CO3 बना डालेंगे। बना दिया बच्चा, तो ये खत्म हो गया, ये ब्रोमीन खत्म हो गया, Na पूरा खत्म और 2 ऑक्सीजन खत्म। 2 ऑक्सीजन खत्म, तो 2 ऑक्सीजन, और यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 मोल ये लिया था, तो 4 हाइड्रोजन बचा मेरा बच्चा, तो 2 2H2O बाहर आ जाएगा।
अब पूरे सिस्टम में ये खत्म, बचा क्या है NH2 और R, देखो क्या बन गया RNH2। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, जैसा मैंने बोला स्टेप डाउन रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन में ध्यान देना अमाइड से आप अमाइन पे लैंड करते हो, यू डू नॉट लैंड ऑन एल्केन। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेप डाउन रिएक्शन है उसमें आपको रिस्पेक्टिव एल्केन मिलता है, ठीक है। तो दोनों कन्वर्जन्स में बहुत यूज होंगे, जैसे यहां पर मैंने बोला कन्वर्ट इथेन अमाइड राइट टू मीथेन अमाइन, तो सीधा वन स्टेप रिएक्शन खत्म, कहानी ओवर, ठीक है। ऑल्टरनेटिव वे में भी जा सकते हो, लेकिन आपको ये चीज समझनी है। सपोज मैंने बोला कन्वर्ट इथेनोइक एसिड टू मीथेनमाइन, इथेनोइक एसिड टू मीथेनमाइन, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेप डाउन करके फिर चेन को एक्टिवेट करके फिर आप अमाइन तक आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन द शॉर्टर रूट वुड बी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले अमाइड में कन्वर्ट कर लो, अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, यस और नो, उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, सो RCONH2 बन जाएगा, दैट इज CH3CONH2, अब इथेनमाइड, और उसके ऊपर आपने क्या कर दिया हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो आपको सीधा मीथेनमाइन मिल जाएगा, कहानी ओवर हो गई। इज दिस क्लियर बच्चा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आपने क्या किया, आपने अमाइन को बनाया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में से, ठीक है। अब फ्लो चार्ट समझो कि उसमें कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स थे जो हमने लिए और उनके लिए कौन कौन से अपने ने रिएजेंट्स चूज किए। यही प्रॉब्लम है, हम लोग है ना रटने की कोशिश करते हैं, लर्निंग में भी कला है यार, है रटना है, तो उसके अंदर भी अगर आप स्ट्रक्चर डाल दो तो वो स्ट्रक्चर से लर्निंग जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाना है। ये फ्लो चार्ट बना के उसके सामने रिएजेंट्स का लिस्ट बनाना है, क्योंकि ये रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स नीचे, जैसे FeHCl का इंपॉर्टेंट काम था, है ना। फिर ऐसे ही ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इंपॉर्टेंट काम था मेरा बच्चा, इंपॉर्टेंट काम था। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि ये डिग्रेडेशन है, यहां पर आपका HCl रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें यहां से गिव रीजन क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा कि नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो मेरे पास उसके अंदर एक ही तो है, एल्काइल हैलाइड, और ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आए हैं भैया। आप अगर इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये चीज रिएक्ट करेगी और बना देगी RNH2, इसको हमने बोला था हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो देखो यहां पर ये अमोनोलिसिस लिखा हुआ है, और हॉफमैन भैया ने ढूंढा था, जैसे यहां पर हॉफमैन है वही हॉफमैन वहां पर अमोनोलिसिस, अमोनिया पे और अमोनिया के डेरिवेटिव्स पे बहुत काम किया है हॉफमैन भैया ने। तो प्लीज ये बहुत अच्छे से बहुत प्यार से नोट डाउन करिएगा। अब सीन ये है कि अगर ये भाई साहब आपका लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये भाई साहब आपका एक्सेस हो जाए, एल्काइल हैलाइड एक्सेस हो गया, तो ये रिएक्शन यहां नहीं रुकता। यहां पर क्या होगा, ये जो प्राइमरी अमाइन है वो वापस रिएक्ट करेगा, HX बना के बाहर होगा और आपको सेकेंडरी अमाइन दे देगा। फिर वापस R2, यहां पर HNR2, ठीक है, यहां पर वापस वो RX के साथ, तो सेकेंडरी अमाइन से क्या निकलेगा, टर्शियरी अमाइन R3N। और ये भाई साहब यहां पर भी नहीं रुकता है, अभी भी इसके पास एक लोन पेयर एक्टिव है ना, तो ये वापस RX पे रिएक्ट करेगा और NR3 ये लोन पेयर इधर डोनेट करेगा और यहां से ये निकलेगा X माइनस बन के, ये बन जाएगा R4N प्लस X माइनस। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी, इसको हम बोलते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो अगर आपका एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर alkyl halide, if alkyl halide is in excess, then you get mixture of amines which is difficult to separate. Therefore, ये मेथड इंडस्ट्रियल स्केल पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लैब स्केल पे ओहो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पाजी की बात को बढ़िया से और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये थे आपके प्रिपरेशन मेथड्स फ्रॉम नाइट्रोजन कंटेनिंग एंड फ्रॉम नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग। फिर आया बाप मेथड, बड़ा तगड़ा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही लंबा सा रिएक्शन होगा, लेकिन है बहुत इजी। इसको हम लोग बोलते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब ये थैलीमाइड होता क्या है, ये थैलीमाइड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अमोनिया से रिएक्ट करवा के हीट कर देते हो तो आपको ये थैलीमाइड मिलता है, ठीक है। ये थैलीमाइड, राइट, थैली, देखो ये थैली जैसा दिख रहा है। इसका रिएक्शन आप रिएक्शन करवाते हो विद अल्कोहलिक KOH,
ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस लेना है लेकिन उसको अल्कोहलिक कर देना है। तो यहां से होगा क्या, ये रिप्लेसमेंट होगा, ये H2O बना के बाहर होगा और ये K+ यहां पर रिएक्ट करेगा। स्टेप्स आराम से समझना, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, N-K+, ठीक है। हमने क्या कर दिया, चेन को एक्टिवेट कर दिया, ये अब एक बहुत ही एक्टिव न्यूक्लियोफाइल बन गया। देखो N पे माइनस ले आया। अब इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे किसके साथ, सो दिस इज गोइंग टू नाउ रिएक्ट विद RX। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर नोट डाउन करना है कि ये जो RX है वो 1 डिग्री होना चाहिए, दिस शुड बी 1 डिग्री, ये RX को लेके 1 डिग्री, ठीक है। अगर ये 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री हुआ तो प्रोडक्ट एल्कीन बनने के ज्यादा चांस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ बल्की न्यूक्लियोफाइल। तो एक पॉइंट ये। और तीसरा चीज, एरोमेटिक ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया एरोमेटिक चेन में आप पढ़ के आए हैं, एरोमेटिक चेन में आप पढ़ के आए हैं कि अगर यहां X है तो एरोमेटिक चेन और ये बेंजीन रिंग के अंदर क्या है बच्चा, डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है। सो इसीलिए ना ही एरोमेटिक अमाइंस इससे बन सकते हैं, ना ही सेकेंडरी टर्शरी, क्योंकि ये पूरा मेथड SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया विद RX। में यहां कंटिन्यू करता हूं। जैसे ही हमने RX कंटिन्यू करवाया तो वो पूरा न्यूक्लियोफाइल ये यहां से यहां अटैक करेगा, X निकल जाएगा KX बन के। तो आपके पास आ जाएगा बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O N और यहां पर R, और इस चीज को फिर हम लोग एक बेस NaOH, लेकिन इस बार एक्वस। ध्यान देना, स्टेप 1 में इट वाज अल्कोहलिक, स्टेप लास्ट में ये बनेगा एक्वस। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां से टूटेगा ये पूरा, यहां से, और ये जो ONA है, ये ONA, ये 2 बार 2 मोल लगेंगे, ये 2 बार जुड़ जाएगा इसके साथ, तो आपको मिल जाएगा थैलिक एसिड का सॉल्ट, ठीक है, थैलिक एसिड का सॉल्ट। और जो हम बनाने लगे थे अमाइन RNH2, यहां से ये जो 2 मोल निकला, ये 2 मोल यहां पर H2, RNH2, तो बन गया आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। बोर्ड एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, 3 मार्क में सीधा सीधा पूछ लेंगे यार, 3 मार्क में सीधा सीधा आ जाएगा। 110% आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए फेवरेट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। सो गैब्रियल थैलिमाइड। अब आजकल की डेट में क्या हो रहा है कि सारे बोर्ड एग्जामिनर्स जो हैं वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको ये ध्यान देना है कि इसके अंदर से ये वाले क्वेश्चंस बहुत प्यार से पूछे जाते हैं, दैट व्हाई सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मेथड बिकॉज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दैट इज एल्कीन एंड नॉट एमाइन। व्हाई एरोमेटिक amines cannot be prepared by this method because you will have to use aromatic halide, and that aromatic halide has a partial double bond character which is difficult to break, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख रहा हूं, क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं साथ साथ में, आपको ये चीज समझनी है कि ये क्वेश्चन बहुत प्यार से और बहुत मजेदार तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये है आपके प्रिपरेशन मेथड्स। फटाफट से 30 सेकेंड्स लगा के इसको नोट डाउन करो और ये फ्लो चार्ट अभी के अभी बनाओ। चलो बनाओ, चलो जी। तो आगे बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बस इतनी सी चीज समझनी है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि आपके पास एक प्राइमरी अमाइन है RNH2, राइट, एक सेकेंडरी अमाइन है RNHR, और एक टर्शियरी अमाइन है RR और R। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका प्राइमरी अमाइन कर सकता है, राइट। सो देयर इज अ खेल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली ओवर इट। इसीलिए प्राइमरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंडरी, कंपेयर टू टर्शियरी। ये चीज का बहुत ध्यान देना। तो ठीक है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट का हमने यहां पर आपके साथ एक प्रॉपर पॉइंट बना दिया है। और अगर आप देखो तो अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइंस, इनके बीच में किस तरीके का कंपैरिजन है, तो उसका एक अलग बॉक्स जो है वो हमने यहां पर बना दिया। तो उस चीज का ध्यान रखना है, परफेक्टली ओके। फिर दूसरा एक चीज, सॉल्युबिलिटी के ऊपर हमने यहां पर आपको एक बॉक्स बना के दे दिया है कि सॉल्युबिलिटी और मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा सॉल्युबिलिटी कम होती जाती। क्यों? बिकॉज कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती है आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द चेन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर इन केस ऑफ अमाइंस। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, हैशटैग
पाजी स्टार, आपको ये पाजी स्टार लिख लेना है, हैशटैग पाजी स्टार। भैया बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर 90% से ज्यादा चांस है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, बिकॉज ज्यादातर बच्चे इसके अंदर टर्शरी को हाईएस्ट लिख के आते हैं, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यहां पर खेल मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हो जाता है, तो आपको वो चीज ध्यान रखना है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस वाले जब हम क्या लेते हैं, अमाइंस लेते हैं, तो उसके अंदर प्राइमरी वाला हाईएस्ट होता है, रीजन बीइंग उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तगड़ा है। ठीक है, परफेक्ट है। तो ये थी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, भैया इसके ऊपर तो मैं हैशटैग डाल के पाजी स्टार बोल के ये कह सकता हूं कि 98% से ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन इस पार्ट में से होगा और होगा ही। इसको हम बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अच्छा, ये बेसिक कैरेक्टर आया कहां से, पहले इतना सा पार्ट समझ लेते हैं। तो RNH2 है, ठीक है, उसके ऊपर एक यहां पर लोन पेयर है। नाउ इन एनी गिवन केमिकल रिएक्शन, सपोज करो मैं ये पानी के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं, तो ये भाई साहब इस H+ को लोन पेयर डोनेट करते हैं, राइट? तो इट बिकम्स अ लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर होने की वजह से ये मेरे प्यारे दोस्त एक तो लुईस बेस हो जाता है, और अगर आपने इसको कोई ऐसे एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया विच इज अ प्रोटॉन डोनर, जैसे कि पानी, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4, तो ये H+ एक्सेप्टर भी बन जाता है। इट इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर एज वेल। तो उसी की वजह से ये ब्रॉन्स्टेड बेस भी है और ये लुईस बेस भी है। ध्यान देना, पहले तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करना, ठीक है? अगर कोई भी प्रोटॉन डोनर स्पीशी के साथ रिएक्ट करवाया तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो गया, और लोन पेयर डोनेट करके वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो लोन पेयर डोनर लुईस बेस हो गया। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि भैया हमें ये चेक करना है कि बेसिक कैरेक्टर में ये कितना बेसिक है और कितना नहीं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि भैया ये यहां पर लोन पेयर डोनेट करे तो इन भाई साहब पे यहां पर आता है प्लस चार्ज, ठीक है? और ये प्लस चार्ज जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट एलिफेटिक अमाइंस राइट नाउ, नॉट एरोमेटिक अमाइंस। सो एलिफेटिक अमाइंस में प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ये जो प्लस चार्ज है उसकी वजह से इसका जो कॉन्जुगेट एसिड पार्ट है वो स्टेबलाइज हो रहा है। और आपने यहां पर एक गैस मारी दिया होगा कि अगर R की वजह से ये स्टेबलाइज हो रहा है तो 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 1 डिग्री वाले में 3 डिग्री वाले का बेसिक कैरेक्टर हाईएस्ट होगा। अब बिल्कुल सही सोच रहे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन इस चीज में एक पॉइंट नोट डाउन करना कि ये सिर्फ गैसियस सिस्टम के अंदर ट्रू है, क्योंकि वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट इज द ओनली इफेक्ट विच इज स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस बेस। लेकिन जैसे ही हम एक्वस स्पीशी में जाते हैं और 99% केसेस में हम बेसिक या एसिडिक कैरेक्टर एक्वस फेज में देखते हैं, तो वहां पर 2 और इंपैक्ट आने शुरू होते हैं, दैट इज सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वहां पर खेल जो है ना वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, उसकी डिटेलिंग में ना जाते हुए, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही आएगा, कंपेयर द एसिडिक कैरेक्टर, कंपेयर द बेसिक कैरेक्टर सॉरी ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन। तो उस कंपैरिजन के अंदर आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर आपका सिस्टम गैसियस है तो 3, 2, 1 is the order that is followed, बट अगर आपका सिस्टम एक्वस हो जाए तो एक्वस के केस में यू हैव टू अंडरस्टैंड छोटा ग्रुप छोटा नंबर 213 सॉरी, छोटा ग्रुप छोटा नंबर, और वो छोटा ग्रुप कितना छोटा हो सकता है, सिर्फ मिथाइल। तो मिथाइल के केस में 213 फॉलो होगा, और अगर आपका ये मिथाइल से बड़ा हो जाए, इथाइल या प्रोपाइल हो जाए, तो उस केस में ये 231 हो जाएगा मेरे बच्चे। प्लीज ये चीज का ध्यान देना। सो छोटा ग्रुप छोटा नंबर 213, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर 231। ये है आपका हैशटैग पाजी ट्रिक फॉर व्हाट माय डियर फ्रेंड, एक्वस स्पीशीज बेसिक कैरेक्टर फॉर अमाइंस, ठीक है? एक्वस स्पीशी के अंदर बेसिक कैरेक्टर फॉर
अमाइंस के लिए हैशटैग पाजी ट्रिक, छोटा ग्रुप छोटा नंबर, बड़ा ग्रुप बड़ा नंबर। क्वेश्चन यहीं से बनेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन यहीं से ही बनेगा। कितना परसेंट? 98% से ज्यादा। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना प्लीज, इस चीज का ध्यान से और बढ़िया से नोट डाउन करिए, ठीक है? तो आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। बढ़िया से अच्छे से नोट डाउन करिए, और हमने यहां पर पूरा लिखा भी हुआ है, और कौन से इंपैक्ट करते हैं, कौन से इफेक्ट्स इंपैक्ट करते हैं, वो भी ऊपर लिखा हुआ है। बट उसका एक्सप्लेनेशन अभी इस वीडियो को लंबा बना देगा, रिक्वायर्ड नहीं है। इज दिस क्लियर बच्चा? परफेक्ट है, 100%। आगे बढ़ा जाए तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक कंपैरिजन तो हो गया यहां पर, जिसमें हमने क्या किया, हमने यहां पर बहुत अच्छे से प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन का कंपैरिजन किया, बेसिक कैरेक्टर, गैसियस और एक्वस फेज में, ठीक है? दूसरा कंपैरिजन जो यहां पर आ जाता है कई बार, कि अगर मेरे पास एक एलिफेटिक अमाइन है, अगर मेरे पास अमोनिया है, और अगर मेरे पास यहां पर एरोमेटिक अमाइन आ जाए, RNH2, अमोनिया एंड बेंजीन पे NH2, तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि सबसे तगड़ा बेस जो है वो ये होगा। Why? Because of the plus I इफेक्ट। और सबसे वीक आपका एनिलीन होगा। Why? Because of the resonance। अब ये रेजोनेंस की वजह से होता क्या है कि भैया, ये रेजोनेंस की वजह से आपका लोन पेयर जो एसिड को डोनेट होना चाहिए था, वो बेंजीन के अंदर घूम रहा है, मजे कर रहा है, और फिर वो मजे कर रहा है तो वो डोनेशन के लिए पॉसिबल नहीं है, जबकि अमोनिया के केस में वो चीज नहीं है। तो देयरफॉर यहां पर एनिलीन, एरोमेटिक अमाइंस वीकेस्ट बेस हो जाते हैं। अब उन्हीं एरोमेटिक अमाइंस के अंदर मानो कि मैंने यहां पर एरोमेटिक अमाइन लिया, और उस एरोमेटिक अमाइन के ऊपर मेरे बच्चे मैंने एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, ठीक है? आई पुट अ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब ऑलरेडी ये लोन पेयर जो है वो बेंजीन में घूम रहा था, मजे कर रहा था, विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया तो वो उसमें भी घूमने लग जाएगा, मजे करने लग जाएगा, तो ज्यादा घूमने का एरिया मिल गया। सो देयरफॉर ये वीकर बेस बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? सिमिलरली इसके ऊपर अगर मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, तो वो डोनेटिंग ग्रुप जो है वो इसके घूमने घुमाने की प्रतिक्रिया को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। वो बोल रहा है यार, जो तूने वहां से लोन पेयर खींचा था ना, वो मैं तेरी भूख मैं मिटा देता हूं, तू मेरा लोन पेयर लेके मजे कर। तो उस केस में आपका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कंपेयर टू एनिलीन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो फिनाइल रिंग है ना, ये विड्रॉ कर रही है। अब वो विड्रॉइंग जो है ना, वो यहां के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ने फुलफिल कर दिया। सो देयरफॉर ये लोन पेयर इज इजियर अवेलेबल रिलेटिव टू दिस, एंड देयरफॉर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आने से समथिंग लाइक CH3 आ जाए तो वो उसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ा रहा है, NO2 आ जाए तो वो उसका बेसिक कैरेक्टर घटा रहा है कंपेयर टू एनिलीन। तो बेसिक कैरेक्टर में ये तीन चीजें, पहला एलिफेटिक अमाइंस, दूसरा एलिफेटिक एरोमेटिक कंपैरिजन, एंड तीसरा एरोमेटिक का कंपैरिजन। ये बहुत अच्छे से नोट डाउन करो है, और ध्यान से और अच्छे से इस बेसिक कैरेक्टर को बढ़िया से लिखो, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट में आपको ध्यान देना है कि पहली प्रॉपर्टी जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, RNH2, इसका रिएक्शन विद XR, ये अभी पढ़ा था। प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी देगा, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी क्वाटरनरी। तो उस केस में मैं यहां पर इसको नहीं पढ़ रहा हूं, हमने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले की। फिर आता है नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। ये टेस्ट है, ध्यान देना, ये एक नेम रिएक्शन है और ये बहुत ही अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम में भी यूज किया जा सकता है। सर ये तो ट्रिपल थ्रेट हो गया। अब आपको भी पता है, कोई एक्टर अगर ट्रिपल थ्रेट हो जाए कि भाई डांसिंग भी आती है, एक्टिंग भी आती है और डायरेक्शन भी कर सकता है, तो भैया उस केस में वो एक्टर बहुत अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है। वैसे ही यहां पर कार्बिल अमाइन रिएक्शन, भाई नेम है, डिस्टिंग्विशिंग है, जो प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प करता है, और ये वर्ड प्रॉब्लम में डायरेक्टली यूज किया जाता है। अब इस रिएक्शन में आपको समझना क्या है? आपको समझना यह है कि हमने इसको करना है बेहोश। बेहोश करने के लिए दवाई क्लोरोफॉर्म, कितने मोल्स के साथ? 3 मोल्स ऑफ NaOH के साथ। अब स्टोइकियोमेट्री को समझो, 3Na 3Cl को लेके भागेंगे, 3NaCl बना के बाहर, ठीक है? यहां से 2H, यहां से 1H और यहां से 3H, तो 3H2O, 6H हो गया ना बच्चा। और सिस्टम में बचा क्या? R और N और उसके साथ ये C, तो बन गया आइसोसाइनाइड
जो हो जाता है आपका फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया, गंदी सी बदबू आएगी और वो बदबू जो है वो आपका टेस्ट दे रही है कि प्राइमरी अमाइन है। सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देंगे क्योंकि इस टेस्ट का रिक्वायरमेंट है कि N के ऊपर मिनिमम 2H चाहिए उसको, और 2H प्राइमरी अमाइन में होते हैं। क्लियर है, आसान है। फिर नेक्स्ट टेस्ट आता है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, HNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अब HNO2 जो है ना वो बेसिकली एक नाइट्रस एसिड है और इस नाइट्रस एसिड को इन सिचुएशन बनाया जाता है यूजिंग NaNO2 प्लस HCl, जिसमें ये आपका जो Na और Cl है ये NaCl बना के बाहर हो जाएगा और H और NO2 HNO2 इन सिचुएशन स्टोर नहीं किया जा सकता। नाइट्रिक एसिड को स्टोर किया जा सकता है, नाइट्रस एसिड को स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, सो नाइट्रस एसिड, इसके साथ जब भी आप रिएक्शन करवाओगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंपाउंड बनता है। उस कंपाउंड को ध्यान से समझना बच्चा। HNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये N और ये N आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, RN ट्रिपल बॉन्ड N। अब अगर आप देखो तो ये N ने 4 बॉन्ड बना दिए, मतलब इसने अपना लोन पेयर भी डोनेट कर दिया था, सो देयरफॉर इस पे आ जाएगा प्लस। इसको शॉर्ट में लिखते हैं RN2 प्लस। अब ये जो N2 प्लस है ना, दिस इज नोन एज डायएजोनियम। ठीक है, और प्लस है तो आयन, डायएजोनियम आयन। अब उसके आगे अगर R की चेन इथाइल की है तो इथाइल डायएजोनियम आयन, प्रोपाइल डायएजोनियम आयन, आइसोप्रोपाइल डायएजोनियम आयन। और अगर इधर एरोमेटिक चेन लग जाए, बेंजीन की चेन, तो भैया बेंजीन की चेन ये बना देता है N2 प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायएजोनियम आयन। ठीक है, और ये आयन के साथ जनरली नेगेटिव काउंटर पार्ट Cl माइनस सिस्टम में लगा होता है। यहां से आया ना, देखो ये NaCl का Cl माइनस चल रहा है, तो जब ये Cl माइनस लग जाता है तो ये बन जाता है डायएजोनियम क्लोराइड, तो बन गया BDC। दिख रहा है, BDC, तो ये शॉर्ट फॉर्म है इसके लिए। और ये आपका स्टेबल आयन है कंपेयर टू आपका एलिफेटिक डायएजोनियम। एलिफेटिक डायएजोनियम स्टेबल नहीं है। क्यों ये स्टेबल है? क्योंकि इसका जो प्लस है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है, सो रेजोनेंस स्टेबलाइज, जबकि एलिफेटिक में वो चीज पॉसिबल नहीं है। एंड हेंसफोर्थ आप BDC ऑफ एरोमेटिक पार्ट, डायएजोनियम ऑफ एरोमेटिक स्टोर कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, और वो भी टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लेना पड़ेगा, ध्यान देना। लेकिन ये जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ये तुरंत डिकम्पोज करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, HOH। ये H N2 निकाल ले, N2 बाहर आ जाएगा गैस के फॉर्म में, और ये OH R के साथ जुड़ के ROH बन के बाहर, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। तो बच्चा बोलता है सर एक मिनट सर, पाजी सर ये तो फिर बढ़िया रिएक्शन हो गया ना, हम अमाइन से अल्कोहल के कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने कब मना किया? बिल्कुल कर सकते हो। तो भाई हैशटैग पाजी का ये पॉइंट नोट डाउन कर लो कि अमाइन से अल्कोहल जाना हो तो HNO2 रिएक्ट करके हीट कर दो, बस सिंपली कहानी खत्म, अल्कोहल आ जाएगा। इज दिस ओके? परफेक्ट है। BDC स्टेबल है 0 to 5 में, और उसके बेसिस पे इस चैप्टर के एंड में पूरा सेक्शन खुलेगा, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन RNH2, इसके पास यहां पर लोन पेयर था, इसको मैंने रिएक्ट करवाया विद अ कार्बोनाइल कंपाउंड दैट इज असाइल हैलाइड्स। ठीक है, सो असाइल हैलाइड्स है ये हमारे पास, ये असाइल ग्रुप है, इसमें ये लोन पेयर यहां डोनेट करेगा और यहां से Cl और यहां से एक HCl बना के बाहर हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा देखो, RNC डबल बॉन्ड O R। परफेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, दिस इज अमाइड। लेकिन कौन सा अमाइड? N पे R लगा हुआ है बच्चे, तो ये 2 डिग्री अमाइड बन गया। अच्छा, अगर आप यहां पर सेकेंडरी अमाइन ले लेते तो यहां पर R2N C डबल बॉन्ड O R लग जाता, तो ये हो जाता आपका 3 डिग्री अमाइड। इज दिस क्लियर बच्चा? तो बहुत सिंपल है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। अगर यहां पर R की जगह पे मैंने यूज किया होता CH3 तो ये एसिटाइल ग्रुप हो जाता, तो रिएक्शन हो जाता एसिटाइलेशन। इज दिस क्लियर? इसी की जगह पे अगर मैंने यहां पर बेंजीन ले लिया होता, बेंजीन, तो ये हो जाता बेंजोइलेशन रिएक्शन। देखो, नाम आपके सबस्ट्रेट से सेट हो जाता है, आपने क्या यूज किया है उसके बेसिस पे नाम। CH3 ग्रुप एसिटाइलेशन, बेंजीन ग्रुप बेंजोइलेशन। इज दिस क्लियर?
इस रिएक्शन का यूज करते हुए हमारा नेक्स्ट स्टेप बनता है, नेक्स्ट रिएक्शन बनता है, जिसमें मैंने क्या किया, वापस कहानी वही हो रही है, S डबल बॉन्ड ओ Cl, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इज दिस क्लियर? बेंजीन सल्फोनिल। और ये भी एक टेस्ट है, दिस इज अ हिंसबर्ग रिएजेंट। ये किस चीज का टेस्ट है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को क्या करने के लिए? टेस्ट करने के लिए। ध्यान देना, आपका कार्बिल अमाइन इज ओनली फॉर प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन तीनों के लिए यूज हो सकता है। आराम से देखिएगा, रिएक्शन को देखिएगा, बहुत इजी है। यहां पर 2 H थे, इसको मैंने ऐड किया। अब जैसे ऐड किया तो यहां से HCl बना के बाहर हो जाएगा। अब अगर आप देखो तो यहां पर बनेगा बेंजीन सल्फोन अमाइड, देखो S डबल बॉन्ड O और यहां पर ये बेंजीन। अब जब ये प्राइमरी बेंजीन सल्फोनामाइड बनता है ना, तो ये वाला H एसिडिक हो जाता है और उसी की वजह से दिस कैन डिसॉल्व इन एल्कलीज लाइक NaOH। बट यही चीज मानो यहां पर सेकेंडरी अमाइन होता, तो यहीं पे करता हूं, यहां पर अगर सेकेंडरी अमाइन होता तो ये सेकेंडरी अमाइन ये वाले HCl के साथ रिएक्ट करके बाहर निकलता, और जब निकलता तो यहां पर कोई भी H बचता नहीं। सो देयरफॉर आपका जो सेकेंडरी अमाइड है, सेकेंडरी सल्फोन अमाइड जो है, दैट डज नॉट डिसॉल्व इन व्हाट? NaOH। तो ये पीपीटी के फॉर्म में मिलता है, उसको मैंने NaOH डाला और मिक्स किया, मिक्स हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो वो प्राइमरी अमाइन था। अगर वो मिक्स नहीं हुआ तो वो सेकेंडरी अमाइन था। और अगर सपोज यहां पर एक और आर की चेन आ गई, मानो यहां पर एक और आर की चेन आ गई, तो भैया पहला ही स्टेप नहीं होगा, सल्फोनामाइड ही नहीं बनेगा, तो पीपीटी ही नहीं बनेगा, तो आपका टेस्ट आ गया टर्शरी में सल्फोनामाइड ही नहीं बनता, पहला ही स्टेप नहीं बनता। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को टेस्ट करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट यूज किया जाता है, और उस चीज को मैंने एक बहुत अच्छे से बढ़िया से एक फुल स्लाइड देते हुए आपको दे दिया है। यहां का जो पीपीटी है, सॉल्युबल इन NaOH, पीपीटी इनसॉल्युबल एंड नो रिएक्शन पहले स्टेप के अंदर। परफेक्ट है, क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहां तक होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। आप देख रहे हो विद इन 5-7 मिनट्स आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस खत्म कर लिया विद बेसिक कैरेक्टर। करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक अमाइंस। अब एरोमेटिक अमाइंस में एक स्पेशल रिएक्शन आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको बस इतना ध्यान देना है कि आपका जो अमाइन ग्रुप है उसके ऊपर एक लोन पेयर रहता है। ठीक है बच्चा, तो सबसे पहले जिस जगह पे आपका एनहाइड्रस AlCl3 यूज होने वाला था वो वाले रिएक्शंस ये नहीं देगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ लुइस एसिड मेरे बच्चे, और ये एक लुइस बेस है। तो आपको जो चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन चाहिए उसकी जगह पे ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना शुरू कर देंगे। देयरफॉर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नॉट पॉसिबल, नॉर्मल हैलोजिनेशन नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं इसके अंदर एनिलीन के अंदर क्या डाल दूं, ब्रोमीन डाल दूं, और उस ब्रोमीन का एक्वस फेज कर दूं, तो ये बिकॉज ऑफ द लोन पेयर चेन को बहुत एक्टिवेट करके बैठा है, जैसे फिनॉल में किया था अपने ने। यस, तो ये 3 बार ब्रोमीन लग जाएगा और आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, एंड दिस इज ऑल्सो पीपीटी विच इज व्हाइट इन कलर। इसी में अगर आपको ऑर्थो या पैरा पे पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट निकालना है तो यू नीड टू डू व्हाट माय डियर फ्रेंड, एसिटाइलेशन रिएक्शन। अब वो एसिटाइलेशन अभी किया था, C डबल बॉन्ड O Cl और यहां पर कर दिया CH3, तो ये H और ये Cl मिलके बाहर हो जाएंगे और मेरे को यहां पर क्या मिल जाएगा बच्चा, अमाइड मिल जाएगा। सो ये C डबल बॉन्ड O, ये N और यहां से एक H जो है वो उड़ जाएगा, तो ये एक H उड़ गया यहां पर। अब अगर आप देखो तो ये वाला जो लोन पेयर है इसको हमने बिजी करवा दिया किसके साथ, कार्बोनिल कार्बन के साथ। अब बच्चा बोलता है सर यहां पर भी रेजोनेंस वहां पर भी रेजोनेंस ही है, तो इधर क्यों नहीं जा रहा है वो, क्योंकि यहां कार्बन के साथ रेजोनेंस है, वहां ऑक्सीजन के साथ है ना, ऑक्सीजन कैन कीप द नेगेटिव चार्ज मोर विद इटसेल्फ, देयरफॉर ये लोन पेयर को बिजी करवा दिया और फिर हमने ब्रोमिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, तो क्या होगा, आपको पैरा ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऑर्थो भी मिलेगा बट पैरा मेजर मिलेगा। क्लियर? सेम चीज, सेम यही चीज जब आप नाइट्रेशन करने जाओगे तो कंसेंट्रेटेड HNO3 H2SO4 इज गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। हमको ऐसा था कि कंसेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ हमें नाइट्रो ग्रुप मिलेगा
और वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो या तो ऑर्थो पे मिलेगा या तो किस पे मिलेगा, या तो पैरा पे मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत ये हुई कि हमें मेटा प्रोडक्ट भी मिला। तो बच्चा बोलता है सर माइनर सही होगा। अरे नहीं बाबा, देखो यहां पर आपका पैरा प्रोडक्ट 51%, ओके, और आपका ऑर्थो प्रोडक्ट 2%। ओहो हो, मेटा प्रोडक्ट 47%। बाप रे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन क्वेश्चन खुल जाता है that during nitration of aniline, why meta-nitroaniline is one of the major products with ortho-nitroaniline। तो वहां पर आपको आंसर में ये लिखना है that concentrated H2SO4 releases a H plus ion which reacts with what, my dear friend? Reacts with NH2, that is aniline, and forms एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। अब वो एनिलीनियम आयन जो है, वो एनिलीनियम आयन बहुत खतरनाक है। एन पे पॉजिटिव आ गया भाई, तो एन पे पॉजिटिव आ गया तो क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो मेटा पे एक्टिवेट करेगा। इसीलिए आपको मेटा मेजर प्रोडक्ट, वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स मिलता है विद ऑर्थो एंड पैरा। इज दिस क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट। पैरा 51%, 47 और ये 2%। अब इसमें से मुझे अगर क्या करना है, पैरा पे नाइट्रो चाहिए तो अगेन वही पहले स्टेप में क्या किया, एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन आप एसाइल ग्रुप इज RC डबल बॉन्डो, वो एनहाइड्राइड में भी है और वो चीज किस में मिल जाएगी आपको, एसाइल हैलाइड में भी मिल जाएगी। 99% आप एसाइल हैलाइड याद रखो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4। सिमिलरली जब आप सल्फोनेशन करने जाओगे तो यस बिल्कुल बढ़िया सल्फोन ग्रुप लगेगा तो सही, लेकिन अगेन ये एसिड है। अब जब ये एसिड है तो ये ऊपर बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर आ जाएगा NH3+ और SO3-। इस चीज को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे ये बहुत अच्छे से समझ लेंगे, मैथ्स वाले बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि SO3- और NH3+ ज्विटर आयन, इट्स अ आयन बट न्यूट्रल। व्हाई? बिकॉज इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इज दिस क्लियर? परफेक्ट है, 100%, कोई भी दिक्कत यहां पर होनी चाहिए नहीं। तो ये चार्ट को बढ़िया से नोट डाउन करो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने बोले उनको बढ़िया से फटाफट से अभी वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। चलो करो। तो चलो कर लिया नोट डाउन। तो दिस इज अमाइंस। अमाइंस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे और बहुत सारे कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज हो सकते हैं। अब ये थी कहानी अमाइंस और एरोमेटिक अमाइंस की। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस। अब इसी में हमने एक पार्ट पढ़ा जिसको हम बोलते हैं डायएजोनियम आयन, है ना, और उससे बनते हैं डायएजोनियम सॉल्ट्स। तो वो जो डायएजोनियम सॉल्ट्स है, दैट्स द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, और उसको प्रिपेयर करने का एक मात्र मेथड जो हमने आपको सिखाया, कि जिसके अंदर हमने आपको बोला कि जो बेंजीन है उसके ऊपर रहता है आपका एनिलीन NH2, उसको हम लोग रिएक्ट करवाते हैं विद NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना बच्चा कि ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 6 डिग्री भी हुआ तो ये रिएक्शन अनस्टेबल हो जाएगा, और उस अनस्टेबिलिटी में क्या होगा मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि ये N2+ Cl-, दिस इज व्हाट वी सॉ, राइट। अब अगर इसको मैंने हल्का सा भी हीट कर दिया तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये चीज यहां पर OH बन जाएगी, फिनॉल बन जाएगी। अब ये जो N2+ होता है ना, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा भगोड़ा है। हाँ, भागता है ये बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि N2 ऑलरेडी एक स्टेबल मॉलिक्यूल, उस पे आपने प्लस ला दिया है। तो आप सोचो, थोड़ा सा भी हीट मिला, ये तुरंत यहां से बॉन्ड तोड़ के भागने की कोशिश करेगा और सिस्टम में प्रेजेंट पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ये HCl, N2 निकल जाएगा और ये OH जाके वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दैट्स हाउ बेसिकली फिनॉल इज फॉर्म। लेकिन कुछ भी करके अगर आप ये BDC पे रिएक्शन को स्टेबलाइज करवा दो, तो इस BDC से फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस जो हैं, या मैं ऐसा बोलूं बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, वो आप सिंथेसाइज कर सकते हो। और इसीलिए एरोमेटिक कन्वर्जन्स के अंदर ये वाला जो रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस रिएक्शन को बढ़िया से लिख रहे हैं
और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 to 278 केल्विन रहता है। तो कई बार कैसा होता है, बोर्ड एग्जामिनर ना 0 to 5 ना लिख के एरो पे 273 to 278 लिख देगा और NaNO2 HCl की जगह पे HNO2 लिख देगा। तो मेरा बच्चा खो जाता है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया है। तो ये कुछ नहीं है भैया, आपका एनिलीन से बीडीसी बनाने का प्रोसेस है, ठीक है। अब ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है वो स्टेबलाइज्ड क्यों है, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, राइट। एरोमेटिक अमाइंस की जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, इस पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये चार्ट, विच इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बस इतना समझना है कि इस कंपाउंड में से हम बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। जैसे मैं एक रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं यहां पर, इसको मैंने रिएक्शन करवाया Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अच्छा, कई बार ये Cu2Cl2 की जगह पे CuCl भी लिखा हो सकता है, जैसे यहां पर CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो N2 है ये तुरंत निकल के भागेगा, मैंने अभी बताया दुनिया का सबसे बड़ा भगोड़ा, राइट। और इसके ऊपर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ये जो कॉपर क्लोराइड है ये डिसोसिएट होकर यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, परफेक्ट। इस रिएक्शन को बनाने वाला आदमी, इसका नाम था सैंडमेयर, राइट। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, उसमें ये जो X है, सैंडमेयर रिएक्शन में जो X है वो या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, राइट। वो आयोडीन और फ्लोरीन नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करेगा तो वो बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन है, वो आपका सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है। हाँ, ये सब भाई बंधु ही थे, साथ में ही काम कर रहे थे, एंड देयरफॉर दे हैव बीन एबल टू फॉर्म दिस रिएक्शंस, ठीक है। तो हैलोजन सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको। तो क्लोरीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है, फ्लोरो कंपाउंड्स आप बना सकते हो, बस हर एक के रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं यहां पर आपको ना एक रिकमेंडेशन देता हूं, आप ऐसा एक टेबल बनाओ जिसमें आप स्टार्टिंग मटेरियल तो सब में कॉमन ही है, दैट इज नथिंग बट BDC N2 + Cl-, ठीक है। फिर एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप लिस्ट करोगे रिएजेंट्स, कि कौन सा रिएजेंट क्या सब्स्टिट्यूशन लेके आएगा, क्या काम करेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आप यहां प्रोडक्ट का नाम लिखो। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। फिर आपने लिया Cu2Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। फिर आपने लिया CuCN, ठीक है, तो साइनोबेंजीन बनेगा। अब आप समझने की कोशिश करो मेरा बच्चा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला CuCN या KCN। क्यों? बिकॉज जैसे ही आप साइनोबेंजीन बना लेते हो तो आप बेंजीन के ऊपर एक कार्बन जो है वो इंक्रीज करके बैठे हुए हो। अब इस चीज का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाय हाय काके, पाजी नहीं बताने वाला है, कमेंट सेक्शन में बताओ कि साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस क्या देता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस क्या देता है, और अगर मैं साइनाइड का रिडक्शन कर दूं, ओहो सर रिडक्शन तो अभी पढ़ा था हमने अमाइंस की प्रिपरेशन के अंदर, तो उसमें से आपको आंसर्स मिलेंगे, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और रिडक्शन। तो आप बेंजीन पे एक कार्बन बढ़ा के क्या कर सकते हो, यू कैन प्रोड्यूस अदर reagents, other substrate molecules of organic chemistry. Is this clear? और एक कार्बन बढ़ा हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएजेंट्स लिखो और उसके सामने क्या प्रोडक्ट्स है, और प्रोडक्ट्स में कुछ खास है, जैसे साइनो वाले में खास है तो उसको लिख दो। ऐसे ही Ki कर दिया तो आयोडीन बन जाएगा, ऐसे ही HbF4 कर दिया तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये सिर्फ रिएजेंट्स इंपॉर्टेंट है, राइट। H3PO2 H2O अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा लेना इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि BDC में से आप वापस बेंजीन जाना हो तो आपको H3PO2 हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में हीट कर दो, हाइड्रोलिसिस के प्रेजेंस में हीट कर दो तो आपको फिनॉल मिल जाएगा C6H5OH। अच्छा, फिर C6H5OH और अल्कोहलिक मीडियम में दे दो, राइट। आपने क्या कर दिया, फिनॉल दे दिया अल्कोहलिक मीडियम में, तो देखो ये क्या हो गया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड बन गया यहां पर है। तो ये कंपाउंड को हम समझाते हैं, ये कंपाउंड को हम समझाते हैं। आपका जो BDC होता है वो BDC होता है N2+, राइट। उसको मैं इस तरीके से दिखाता हूं, N ट्रिपल बॉन्ड N और उस पे प्लस, परफेक्ट। इसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दिया, फिनॉल के साथ। अब फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है मेरे बच्चे, और बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, पैरा पोजीशन पे काफी एक्टिव हो जाएगा, करेक्ट है।
तो वो पैरा पोजीशन पे जब एक्टिव होता है तो वो क्या करता है, ध्यान से देखो, यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बेसिकली टूटेगा और इस H को यहां से निकालेगा। ठीक है, अब जब ये H को निकालेगा तो H भाई साहब जो है वो Cl के साथ निकल जाएंगे। अब बचा क्या, अब बचा ये कि ये जो N और ये जो ट्रिपल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आगे सामने की साइड पे पैरा पोजीशन पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि यहां पर जो Cl माइनस था वो H प्लस को लेके भागा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा ना, और फिनाइल रिंग पे नेगेटिव चार्ज मतलब बहुत अनस्टेबल हो गया, तो उस मोमेंट में ये पाई क्लाउड जो है वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगा, राइट। ये प्लस जो है ना वो उस चीज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये चीज यहां आ जाएगी, ये पाई क्लाउड इधर अट्रैक्ट होगा और इस पे जो प्लस आएगा उससे ये नेगेटिव इधर अटैक करेगा और आपका ये डाई बन जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डायएजोनियम कपलिंग रिएक्शन, डायएजोनियम कपलिंग रिएक्शन, हाँ, या फिर इसको एजोडाई रिएक्शन भी बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डाइज बनाने में यूज करते हैं, टेक्सटाइल्स में जो कपड़े के ऊपर डाइज, ठीक है, इंक्स बनाने के लिए, तो उसमें ये डाइज यूज होते हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो फिनॉल के साथ रिएक्शन करके जो डाई बनता है दैट्स अ ब्राइट ऑरेंज कलर का डाई, ऑरेंज कलर का डाई होता है। ठीक है, सेम यही चीज, सेम यही रिएक्शन, लेकिन इस बार मैंने फिनॉल के साथ ना करके एनिलीन के साथ कर दिया। तो एनिलीन जो है वो अगेन पैरा पोजीशन पे सेम इस तरीके का कंपाउंड बनाएगा, बट दिस टाइम दिस इज येलो कलर, येलो कलर का ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है कि आप जब बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं तो आपको ये नेम्स जो है वो क्लियरली पता होने चाहिए कि सैंडमेयर कौन है, गैटरमैन कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये डायज़ोनियम कपलिंग है जिससे ऑरेंज और येलो डाई मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको उस चार्ट में इंक्लूड कर लेनी है, एंड दैट्स वेयर माय डियर फ्रेंड आपका अमाइंस चैप्टर जो है वो पाजी के साथ कंप्लीट हो जाता है। और आपने इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए अपने हैंड रिटन नोट्स भी बना लिए होंगे और माइंड मैप जो है वो तो पाजी ने आपको इजी करके दे ही दिया है, राइट। सो वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आगे आने वाली सीरीज में हम लोग पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट धुरिंदर क्वेश्चंस जो बार बार एग्जामिनर के दिमाग में आते हैं व्हाइल दे आर मेकिंग द एग्जाम, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पाजी की कक्षा पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु रियली नीड दिस, राइट। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट उसको अप्रोच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से टेबल बनाना है, कौन से रिएजेंट्स लिखने हैं, क्या प्रोडक्ट बनाना है, राइट। सो विद दिस गुड नोट आई विल टेक लीव फॉर टुडेज क्लास। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। बाबा, बाय बाय।